आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 671। क्या आप भी इस समय हंटर प्लेनेट पर रहकर अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं? ऋतिक ने रंजीत अलाहावत से सवाल किया। जिस लेवल पर उनकी ताकत, उसके हिसाब से उन्हें आगे लेवल अप करने के लिए हंटर प्लेनेट ही जाना होगा। हम एक किंग लेवल का मास्टर हंटर हूँ। मैं ही नहीं बल्कि हमारे दल के बहुत से लोग हंटर प्लेनेट पर लेवल अप कर रहे हैं और उनमें से हर एक काफी पावरफुल है। रंजीत अलाहावत ने स्माइल करते हुए कहा। मास्टर हंटर। उनकी बात सुनकर ऋतिक सरप्राइज रह गया। उसे याद आया कि विजय अंकल ने विहान को भी गॉड हंटर कहकर पुकारा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विहान भी हंटर प्लेनेट से था? क्या आपने गॉड हंटर विहान का नाम सुना है? ऋतिक ने उनसे सवाल किया। वही उसका सवाल सुन रंजीत ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो हमारे वंश हेड है। हम उन्हीं की कमांड पर काम करते थे। मुझे पता है कि तुम्हारी उनसे मुलाकात हो चुकी है। भले ही तुम 2 सालों से किसी अलग ही यूनिवर्स में थे, लेकिन मैं भी तुम्हारा काका हूँ। तुम्हारी पल पल की खबर मुझे मिलती रहती है। रंजीत अलाहावत ने हल्के से हंसते हुए कहा। क्या विहान हमारा वंश हेड है? ये बात उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। अब उसे समझ आ रहा था कि शुरू से ही विहान उसकी मदद क्यों कर रहा था। आफ्टर ऑल वो उसका वंश हेड जो था। ऋतिक ने अपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पीछे इतने पावरफुल लोग भी हो सकते थे। उसका बैकग्राउंड तो सच में काफी पावरफुल निकला। अगर वंश हेड तुम्हें इस बारे में, तो क्या तुम उनका यकीन करते? रंजीत अलाहावत ने कहा। नहीं। ऋतिक को उनकी बात समझ आ गई। ये सच ही था कि अगर विहान सामने से उससे कुछ कहता तो वो क्यों उसका यकीन कर लेता, जबकि उस यूनिवर्स में परी के सिवा उसका अपना कोई नहीं था। मतलब हंटर प्लेनेट वो जगह है जहां से आम इंसान शुरुआती लेवल से गॉड लेवल तक पहुंच जाता है। ये तो सच में कमाल की बात है। ऋतिक ने कहा। उसे हर बार अलग अलग प्लेनेट्स पर जाना पड़ता, यहाँ एक ही ग्रह पर लोग गॉड्स बन जाते थे। तुमने सही कहा। हंटर प्लेनेट की ऊर्जा काफी ज्यादा साफ और लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए काफी मददगार है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में गॉड लेवल हासिल नहीं कर पाते हैं। असल में वंश हेड विहान की सटीक पहचान हमें भी नहीं पता है। मैंने पूर्वजों से सुना था कि वंश हेड किसी विहान और यूनिवर्स से यहाँ आए थे। उनके पास जन्म से ही ऐसी पावर्स थी जो आम लोगों के पास नहीं है। रंजीत अलाहावत ने कहा। अपने पूर्वजों से हेड विहान के बारे में सुना था। इस हिसाब से उनकी उम्र कितनी होगा? ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। रंजीत अलाहावत स्वयं ही इतने उम्रदराज थे, ऊपर से ये कह रहे थे कि विहान उनके पूर्वजों के टाइम से था। ऐसे में उसकी उम्र कितनी होगी? हालांकि ऋतिक जानता था कि जैसे जैसे इंसान लेवल अप करते थे, उनकी उम्र भी बढ़ती जाती थी। पर उम्र बढ़ने के निशान को शरीर पर आते ही थे। लेकिन विहान तो उसी के जैसा एकदम यंग दिखता था। नहीं, उनकी उम्र उतनी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। असल में यहाँ का टाइम काफी तेजी से चलता है और बाकी ग्रहों पर धीमा होता है। जिस यूनिवर्स से तुम आए हो वहाँ के मुकाबले यहाँ पर समय 5 गुना तेजी से चलता है। यानी डेविल यूनिवर्स का 1 साल और यहाँ के 5 साल बराबर है। रंजीत अलाहावत ने उसे समझाते हुए कहा। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस हिसाब से उसके 2 साल डेविल यूनिवर्स में बिताए थे, जिसके हिसाब से यहाँ 10 साल बीत जाने चाहिए थे। लेकिन उसके काका रिया और रोहन की उम्र अभी भी उतनी ही थी जितनी की ऋतिक की थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी लेवल अप करना जानते थे। वैसे फिर तो आप नीलम परी को भी जानते होंगे। ऋतिक ने कुछ सोचकर आगे सवाल किया।
हाँ, मैं जानता हूँ उस लड़की को और मैं उससे मिला भी था हंटर प्लेनेट पर। नीलम परी परिलोक की राजकुमारी की सेविका है। वंशहेड और नीलम ने साथ में शुरू से प्रैक्टिस की है, जब से वे सबसे निचले लेवल पर थे। दरअसल रक्षक वंश अकेला नहीं है, उसके साथ और भी ग्रह के लोग काम करते हैं। इन सब ग्रह के लोग साथ में राक्षसों के खिलाफ जंग लड़ते हैं। रंजीत अलाहावत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऋतिक अब सारी बात समझ गया कि इस यूनिवर्स में चल क्या रहा था। दरअसल पुराने काल से ही राक्षसों यानी डेविल्स ने गॉड यूनिवर्स पर अपनी सत्ता चलने की कोशिश की थी। वो लोग मौका देखकर हर बार अलग अलग ग्रहों पर हमला कर देते थे। इसलिए इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए अलग अलग वंश के पावरफुल लोगों ने अपने अलग वंश बना लिए। इन वंशों में भी बहुत से दल बने हुए थे जो ग्रह के अलग अलग हिस्सों में रहकर इंसानों की सुरक्षा करते थे और इन सभी दल के वंश का हेड विहान था। ऋतिक के दल का नाम रक्षक दल था, जो पृथ्वी में अलग अलग हिस्सों में था। उसका दल ही पृथ्वी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। हालांकि इनके काम भी अलग अलग बटे हुए थे। जैसे ऋतिक के दल का काम था अलग अलग ग्रहों की सील की रक्षा करना, ताकि कोई दुश्मन बाकी ग्रहों से यहाँ न आ जाए। हालांकि बाकी ग्रहों के लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन पहले उन्हें अपने काम और पहचान के बारे में रक्षक दल को बताना पड़ता था। ठीक ऐसे ही बाकी वंश भी अलग अलग ग्रहों की सुरक्षा कर रहे थे, जिनमें से एक नागा वॉरियर्स थे। ऐसा कहा गया था कि पहले नागा वॉरियर्स पूरे यूनिवर्स पर राज किया करते थे, लेकिन बाद में पावर्स उनके हाथों से किसी और सिविलाइजेशन के पास चली गई। हालांकि ऋतिक को एक चीज अभी भी जानती थी, वो ये कि उसका सन ऑफ गॉड से क्या लेना देना था, और साथ ही उसे अब अपने पेरेंट्स के बारे में जानना था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि इतने पावरफुल लोग उसके साथ खड़े थे और उन्हें ऋतिक के माता पिता के बारे में भी न पता हो। शायद उसके काका उससे इस बारे में कुछ तो छिपा रहे थे। वैसे हेड विहान ने मुझे सन ऑफ गॉड के बारे में बताया था। उसने बताया कि मेरे पास सन ऑफ गॉड की एक विरासत है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सन ऑफ गॉड ने अपनी विरासत मुझे ही क्यों दी थी। ऋतिक ने आखिरकार उनसे ये सवाल कर किया और सवाल सुनते ही रंजीत को के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उनके चेहरे से साफ था कि वो इस बारे में कुछ तो जानते थे, लेकिन ऋतिक से छिपा रहे थे। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रंजीत अलाहावत ने न में अपना सिर हिला दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको सन ऑफ गॉड के बारे में न पता हो। जब आपको पता है कि मैं डेविल यूनिवर्स में कैसे गया और मेरे पास होली गॉड बॉडी है, तो फिर आप मुझसे छिपा क्यों हो रहे हैं? ऋतिक ने हल्की नाराजगी के साथ कहा। मुझे तुमसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। असल में सन ऑफ गॉड एक समुंदर है और हम जितना उनके बारे में जानने की सोचेंगे, उतना उसकी गहराई में जाते जाएंगे और समुद्र की गहराई कभी खत्म नहीं होती। रंजीत अलाहावत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और ऋतिक की ओर देखने लगे। सन ऑफ गॉड की बहुत सारी जिंदगी है। उनके बारे में अगर कोई जानता है तो वो वंश हेड है। अगर उनके बारे में जानना है तो वंश हेड से मिलना होगा। रंजीत अलाहावत ने आगे कहा। ठीक है, तो आप अब मुझे ये बताइए कि मेरी पहचान क्या है, मेरे माता पिता कौन है और कहाँ है, और मैं आपको कैसे मिला था? ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए सवाल किया। उसके लिए सारे सवाल बाद में थे, पहले ये सवाल अहम था कि उसकी स्वयं की असली पहचान क्या थी। तुम्हारे माता पिता के बारे में हमें भी नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम किस ग्रह से हो। देखो, मैं तुमसे ये बात छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन बात ही ये ऐसी है कि तुम्हें पहले यकीन नहीं होता। मुझे याद है वो दिन जब मैं पहली बार सन ऑफ गॉड से मिला था। वो दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि उस दिन तुम हमें मिले थे।
असल में तुम्हें सन ऑफ गॉड ही हमारे पास छोड़कर गए थे। रंजीत अलाहावत ने फीली मुस्कान के साथ ऋतिक से कहा। असल में उनका ऋतिक से ये बात छिपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस समय ऋतिक के लिए इन बातों पर भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन अब जब ऋतिक भी इन चीजों से जुड़ा हुआ था तो उन्हें अब उसे बताने में कोई समस्या नहीं थी। क्या कहा आपने? वही उनकी बात सुनकर ऋतिक शॉक्ड रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सच्चाई ये होगी, इसकी उसने कल्पना नहीं की थी। यानी किसी को पता ही नहीं था कि वो पृथ्वी ग्रह से ही था या किसी और ग्रह से था। अगर वो किसी और ग्रह से था तो वो ग्रह कौन सा था? और क्या उसका असली परिवार अभी भी जिंदा था? हाँ, ये बात एकदम सच है। सन ऑफ गॉड ने सालों पहले यूनिवर्स का खजाना हासिल किया था। वो 5 खजाने थे जो अब 5 लोगों के पास मौजूद है। उन्हीं में से एक तुम हो ऋतिक। अब हमें ये नहीं पता कि सन ऑफ गॉड को तुम कहाँ मिले और उनका तुम्हें अपनी विरासत देने के पीछे क्या कारण है। हमें बस ये कमांड मिली थी कि हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करते रहे, इसलिए ही हमने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा था और शहर भेज दिया था, ताकि किसी को भी तुम्हारी असली पहचान की भनक न लगे। लेकिन अफसोस कि हम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा सके। रंजीत अलाहावत ने अपनी आवाज में हल्की गंभीरता के साथ ऋतिक से कहा। मतलब आपको भावमेरी पहचान के बारे में कुछ नहीं पता है? यानी अब मुझे मेरे सवालों के जवाब सन ऑफ गॉड ही दे सकते हैं। तो क्या आपको उतना पता है वो मुझे कहाँ मिलेंगे? ऋतिक ने एक गहरी सांस लेकर कहा। हालांकि ये बात हजम करने लायक नहीं थी पर सच ही थी। अब वो इसमें कर भी क्या सकता था? जिस हिसाब से उसकी जिंदगी चल रही थी, उस हिसाब से उसे लगता तो था कि जरूर कहीं बहुत राज छिपा होगा। शुरू से ही वो सन ऑफ गॉड के बारे में सुनता आ रहा था और अब पता चल रहा था कि उसके काका से पहले वो सन ऑफ गॉड के पास था। वीरान ग्रह पर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। सन ऑफ गॉड और बाकी वंशों के लोग उसी ग्रह पर है। ये जो आज निशाचरों का हमला हुआ था, वो भी उसी जंग का एक हिस्सा है। रंजीत अलाहावत ने कहा। वीरान ग्रह में विहान से सबसे पहले वही मिला था और अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी होली गॉड बॉडी भी वीरान ग्रह के डेविल्स के पास है, जिससे वो अपने किसी प्राचीन देवता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिक ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा। तुम्हारी होली गॉड बॉडी के चक्कर में ही तो ये जंग शुरू हुई है। सारे पावरफुल लोग वहां जा रहे हैं। हमारे वंशहेड मुझे हंटर प्लेनेट पर मिले थे, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था पृथ्वी ग्रह पर वापस जाने का। हंटर ग्रह पर निशाचरों की पूरी सेना खड़ी हुई थी। यहाँ केवल 50 लोग आए थे सील तोड़ने के लिए। सील के उस पार हजारों किंग निशाचर खड़े थे। वो तो सही टाइम पर वंशहेड ने आकर मामला सुलटा दिया। रंजीत अलाहावत ने ऋतिक को बताया। ओह, यानी विहान मुझे टेलीपोर्ट करके हंटर प्लेनेट चला गया था। शायद आपको भी उसके इसलिए भेजा होगा ताकि आप मुझसे मिल सको। ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, यही होगा। रंजीत अलाहावत ने भी हमें अपना सिर हिला दिया। तो क्या वीरान ग्रह पर जाने का यहाँ से कोई रास्ता है? मुझे सन ऑफ गॉड से मिलना है, ऋतिक ने कहा। अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते। जब जंग शुरू होगी तो तुम्हें कोई बुलाने आ जाएगा। रंजीत ने नमे अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो क्या आपको पता है कि विहान यहाँ पर कब आएगा? क्योंकि मुझे जल्द से जल्द डेविल गॉड रीजन जाना है। वहाँ मेरे कुछ काम अटके हुए हैं, ऋतिक ने कहा। उसे तो डेविल गॉड यूनिवर्स जाना था, पर विहान यहाँ उसे शॉकिंग सरप्राइज देने के लिए लाया था। सच में उसका सरप्राइज तो बड़ा ही कमाल का था। हालांकि इस चीज से ऋतिक को ये राहत तो थी कि वो अकेला नहीं था।
अगर वो कभी मुसीबत में भी पड़ जाएगा तो बहुत से पावरफुल लोग उसके साथ खड़े हुए थे। पहले उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता था, लेकिन गॉड डेविल्स से जिस तरह नीलम परी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी मदद की थी और विहान भी सही समय पर वहां आ गया था, उससे उसे यकीन हो गया था कि ये लोग उसका बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन अब तो उसे ये भी पता चल गया था कि विहान ही उसका वंशहेड था और साथ ही उसका परिवार भी पूरी तरह से इन चीजों में शामिल था। लेकिन इसके साथ ही नए सवाल और उसके मन में चलने लगे थे। डेविल गॉड रीजन में जाने से पहले तुम्हें मायावी लोक जाना होगा। गॉड यूनिवर्स में जो भी इंसान गॉड लेवल पर पहुंचते हैं उन्हें होली पोंड में नहाना पड़ता है ताकि अपने शरीर को एक गॉड जैसा मजबूत बना सके। ये सभी के लिए जरूरी होता है क्योंकि इससे शरीर में काफी बदलाव होते हैं और तुम्हारा शरीर किसी गॉड के सामने ही पवित्र हो जाता है। गॉड यूनिवर्स में ऐसे बहुत से होली पोंड है और हमारे सबसे नजदीक होली पोंड मायावी लोक में मौजूद है। रंजीत अलाहावत ने कहा, मायावी लोक, ये कैसी जगह है? इसका नाम थोड़ा अजीब नहीं है? ऋतिक के सरप्राइज होते हुए कहा, सही कहा, ये ग्रह सच में अजीब है। वहाँ इंसानों के पास मायावी शक्तियाँ होती है। वहाँ चीज मैजिकल होती है। एक तरह से वहाँ के लोग जादूगर होते हैं जिनके लिए मैजिक ही उनकी पावर्स होती है। वंशहेड ने बताया था कि तुम्हें वहीं से कुछ लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें डेविल गॉड रीजन में ले जाएंगे। रंजीत अलाहावत ने हंसते हुए कहा। वही उनकी बात सुनकर ऋतिक सरप्राइज रह गया। उसने पहले भी सुना था ऐसे किसी ग्रह के बारे में, लेकिन केवल कहानियों में। उस जगह पर सब कुछ मायावी सा होता है। वहाँ एक हैरान मांसाहारी हो सकता तो शेर शाकाहारी हो सकता है। पृथ्वी के पेड़ों के मुकाबले वहाँ के पेड़ पौधे काफी ज्यादा घने और बड़े होते हैं। फल फूल सब कुछ एकदम किसी फैंटेसी मूवी की तरह होता है। क्या वे लोग भी वीरान ग्रह की जंग में भाग ले रहे हैं? ऋतिक ने सवाल किया। हाँ, वहाँ भी एक वंश है जो रक्षक वंश का पुराना दोस्त है। ये सभी अच्छे और इज्जतदार है। उन्होंने पहले भी कई जंगों में भाग लिया है। सन ऑफ गॉड का भी वहाँ से एक गहरा नाता है। कहा जाता है कि सन ऑफ गॉड को वहाँ की रानी ने अपनी गोद में खिलाया था। रंजीत अलाहावत ने ऋतिक को बताया। ओह, फिर तो मुझे एक बार जरूर वहाँ जाना होगा। तो आप बताइए, मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ? ऋतिक ने कहा। उसे इसमें काफी दिलचस्पी आ रही थी। वो आज से पहले कभी भी ऐसी जगह पर नहीं गया था जहाँ पावर्स नहीं मैजिक चलता है। इतनी भी जल्दी क्या है? अब आए हो तो कुछ दिन यही रुको। रंजीत अलाहावत ने स्माइल करते हुए कहा। नहीं काका, मैं रुक तो जाता, लेकिन डेविल गॉड रीजन में मेरा जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी। मेरे कुछ पर्सनल मामले हैं जो वहाँ सुलझाने हैं। ऋतिक ने कहा। उसे परी की काफी चिंता थी। उसे नहीं पता था कि परी किस हाल में थी, ऐसे में वो यहाँ चैन से कैसे रह सकता था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 672। ऋतिक और रिया इस समय एक घने जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। काला घोड़ा इतनी तेज स्पीड के साथ भाग रहा था मानो टेलीपोर्ट कर रहा हो। ऋतिक ये देखकर काफी शॉक्ड था, लेकिन फिर उसे याद आया कि इस घोड़े को हंटर प्लेनेट से लाया गया था। तो हो सकता था कि हंटर प्लेनेट पर इस तरह के घोड़े होते होंगे तो ट्रांसपोर्ट के काम आते होंगे। इस वक्त रिया ऋतिक को कसकर पकड़े हुए थी ताकि वो कहो घोड़े से नीचे न गिर जाए। जल्द ही वो घोड़ा एक कोठी के सामने आकर रुक गया। कोठी का रंग एकदम काली था जिसे देखकर किसी को भी डर लगने लगे। ऐसे वीरान इलाके में काली कोठी का होना थोड़ा अजीब था। ये घोड़ा यहाँ पर आकर क्यों रुक गया?
ऋतिक ने आसपास नजरें घुमाते हुए सवाल किया। आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ छोटी मोटी झाड़ियाँ थी। रिया जो अभी भी ऋतिक को कसकर पकड़े हुए थी, उसने तुरंत ऋतिक को छोड़ दिया। फिर वो तुरंत घोड़े से नीचे कूद गई। हमें यहाँ से पैदल जाना होगा, रिया ने ऋतिक से कहा। ओह, ऋतिक ने हमें अपना सिर हिलाया और वो भी घोड़े से नीचे कूद गया। चलो मेरे पीछे आओ, रिया ने ऋतिक से कहा और आगे की ओर जाने लगी। लेकिन ये घोड़ा, ऋतिक ने घोड़े की ओर देखा और रिया से सवाल किया। इसे यही छोड़ दो, ये कहीं नहीं जाएगा, रिया ने कहा। ओके, ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और रिया के साथ साथ चलने लगा। वे दोनों उस कोठी के साइड से होकर उसके पिछले हिस्से की ओर जा रहे थे। यह कोठी किसकी है? इसमें कोई रहता नहीं है क्या? ऋतिक ने सरप्राइज से उस कोठी की ओर देखते हुए रिया से सवाल किया। इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है। कहते हैं इस कोठी में जो भी रहता है वो जान से मारा जाता है। हम इसे भूतिया कोठी कहते हैं, रिया ने कहा। भूतिया कोठी, ऐसी क्या कहानी है इसकी? ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी प्राचीन समय में आ गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेविल यूनिवर्स में सब कुछ एडवांस था। नहीं नहीं, यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करते, वरना वो आ जाती है, रिया ने धीमी आवाज में कहा। कौन आ जाती है? ऋतिक ने पूछा। कहा न, यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करते। अब थोड़ी देर के लिए अपना न मुंह बंद रखो, रिया ने रुखी आवाज में ऋतिक से कहा। हाँ ठीक है, ऋतिक ने कहा और वो चुपचाप उसके साथ साथ चलने लगा। रिया उसे लेकर एक बाग में आ गई। ऋतिक ने आसपास देखा तो समझ आया कि ये जामुन का बाग था। पेड़ों पर छोटे छोटे जामुन लगे हुए थे। वैसे तुम्हें पता है इस बाग की भी एक कहानी है। ये यहाँ पर किसने लगाया और कब लगाया? रिया ने चलते हुए ऋतिक से कहा। ऐसी क्या कहानी है इस बाग की? ये तो बस एक नॉर्मल जामुन का बाग है, ऋतिक ने कहा। नहीं, ये नॉर्मल जामुन का बाग नहीं है। इस पर लगे फल नॉर्मल नहीं होते हैं, रिया ने नमे अपना सिर हिलाते हुए कहा। फल नॉर्मल नहीं होते मतलब? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए उससे कहा। मतलब ये कि इन जामुन के पेड़ों के जो बीज होते हैं वो हमारे धरती ग्रह पर नहीं पाए जाते हैं। ये बीज मायावी लोक में मिलते हैं जहाँ से सदियों पहले एक इंसान यहाँ लेकर आया था। उसने वो बीज यहाँ पर लगा दिए थे और आज यहाँ ये बाग बन गया। तुम्हें पता है इन पेड़ों पर जो जामुन आते हैं वो भी सामान्य नहीं होते हैं। इनका स्वाद काफी मीठा होता है। इनको खाकर एक इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और सम्मोहन में चला जाता है, रिया ने हल्की एक्साइटमेंट के साथ ऋतिक से कहा। ओह ऐसा क्या? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था। उसने ध्यान से अपने आसपास देखा, लेकिन उसे सब कुछ बस नॉर्मल ही लग रहा था। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। समझ सकती हूँ तुम्हारी सोच ही छोटी है। संसार में ऐसी भी चीजें हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। मायावी लोक भी एक ऐसा ही ग्रह होता है जहाँ की हर चीज मायावी होती है। यहाँ आसपास के पेड़ भी मायावी हैं और इन पर लगे ये काले काले जामुन भी मायावी हैं। ये नॉर्मल जामुनों से अलग होते हैं और साथ ही इनको खाकर संभोग करने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी इंसान फुर्तीला होता है, रिया ने मुंह बनाते हुए ऋतिक से कहा। यह क्या बकवास कर रही हो तुम? इन्हें खाने से वो करने की, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ऋतिक ने हल्के से शर्माते हुए कहा। इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम तो वहशी दरिंदे हो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना तो थोड़ा और आगे चलो, फिर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा, रिया ने उसे घूरते हुए कहा। आगे ऐसा क्या है?
ऋतिक ने उससे पूछा। पहले चलो तो, रिया ने कहा और जल्दी जल्दी आगे की ओर जाने लगी। कुछ ही देर वे दोनों बाग की गहराइयों में आ गए। यहाँ आकर ऋतिक को एक शॉक लगा, क्योंकि यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा अलग थी। इतनी साफ एनर्जी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी जितनी कि यहाँ की थी। यहाँ पर ध्यान लगाने से किसी का भी लेवल अप हो सकता था। ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रिया समझ गई कि वो क्या सोच रहा था और उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही सोच रहे हो। यहाँ की ऊर्जा बहुत ज्यादा साफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के मायावी पेड़ साफ ऊर्जा छोड़ते हैं। हमारे दल के लोग ज्यादातर समय यही पर ध्यान लगाते हैं। हम एनर्जी तो सच में यहाँ काफी प्योर है। ऋतिक ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा। उसे भी यहाँ की एनर्जी में भारी बदलाव महसूस हो रहा था। चलते हुए रिया अचानक से रुक गई। उसे रुकता देख ऋतिक भी रुक गया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? ऋतिक ने उससे सवाल किया। इन जामुनों को देख देख मेरे मुंह में पानी आए जा रहा है। तुम प्लीज मेरे लिए जामुन तोड़ दो। रिया ने प्यारा सा चेहरा बनाते हुए ऋतिक से कहा। तुम इन जामुनों को खाना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि इन्हें खाकर। ऋतिक ने खांसते हुए रिया से कहा, तुम कुछ भी बकवास मत सोचो। ये सिर्फ मामूली इंसानों पर असर करते हैं, लेकिन मेरी शक्तियाँ आम इंसानों से ज्यादा है। रिया ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मायावी लोक तक कंपनी दे रही हो, इसलिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इतना कहकर अमर एक पेड़ पर लगे जामुनों की ओर देखने लगा। वो डाली काफी नीचे थी, लेकिन इतनी भी कही कि वो आसानी से ऋतिक के हाथ आ जाए। ऋतिक उछल उछल कर उन जामुनों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार की कोशिश करने के बाद भी वो उसके हाथ नहीं आ रहे थे। जल्दी करो, 4 बजने वाले हैं, रिया ने कहा। 4 बजे क्या? तुम्हारे फूफा की बारात निकलने वाली है। नजर नहीं आ रहा ये डाली कितना ऊपर है? मेरा हाथ नहीं जा रहा वहाँ तक। ऋतिक ने चिढ़ते हुए उससे कहा। मायावी लोक तक जाने का रास्ता केवल रात के लिए ओपन रहता है, सुबह होते ही बंद हो जाएगा, इसलिए हमें सुबह से पहले वहां पहुंचना होगा। रिया ने उसे घूरते हुए कहा। ऐसा क्यों? केवल रात में ही हम वहां क्यों जा सकते हैं, दिन में क्यों नहीं? ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। क्योंकि सील को खोलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी इन पेड़ों से ही आती है जो सिर्फ रात में निकलती है। दिन में ये इलाका मायावी भी रहता नॉर्मल हो जाता है। रिया ने उसे समझाते हुए कहा। ओह ऐसा है। ऋतिक ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसे अभी भी ये थोड़ा अजीब लग रहा था। भला किसी भी ग्रह पर जाने का एक खास समय भी होता था, ऐसा होना थोड़ा अजीब तो था। इन जामुनों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आए जा रहा है, और तुम इतने ऊंच होकर जामुन नहीं तोड़े जा रहे। एक काम करो, तुम पीछे हट जाओ। रिया ने दोबारा उन जामुनों की ओर देखा और चिढ़ते हुए ऋतिक से कहा। तुम यहाँ अपनी लारा टपका रही हो, ये नहीं कि आसपास कोई डंडा या लकड़ी देख लो। ऋतिक ने कहा और पीछे हट गया। अब एक काम करो, मुझे ऊपर उचकाओ, मैं जामुन तोड़ लूंगी, लेकिन सोच लेना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की या मुझे गिरा दिया तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। रिया ने कहा, जिसे सुनकर ऋतिक हैरान रह गया। मैं तुम्हें ऊपर उठाओ? ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। हाँ तो इतने ऊंच होने का कहीं तो इस्तेमाल करो। रिया ने कहा। बार बार मुझे ऊंट बोलना बंद करो, ऋतिक ने उस पर चिढ़ते हुए कहा। फिर वो रिया के पास गया और हिचकिचाते हुए उसकी कमर को पकड़ने लगा। जब ऋतिक के हाथ रिया की कमर के नजदीक पहुंचे तो वे कांपने लग गए। तभी उसकी नजर रिया की एकदम गोरी और मुलायम कमर पर पड़ी।
अब तुम्हारा बेशर्मों की तरह ताड़ना बंद हो गया हो तो मुझे ऊपर उठाओगे। और ये तुम्हारे हाथ क्यों कांपने लगे? पहली बार किसी को टच कर रहे हो? रिया ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। नहीं तो मेरे हाथ क्यों कांपेंगे भला? मैंने पहले भी कई लड़कियों की कमर को टच किया है, ऋतिक ने कहा। इतना कहकर उसने अपने कांपते हाथ रिया की कमर पर रख दिए और उसे ऊपर उठाने लगा। रिया की कमर इतनी मुलायम थी कि ऋतिक के हाथ उस पर से फिसलने लग गए थे। थोड़ा और ऊपर उठाओ गधे। रिया ने अपने हाथ जामुन की ओर बढ़ाए, लेकिन वे अभी भी उसके साथ में नहीं आ रहे थे। इसलिए उसने ऋतिक को कोहनी मारते हुए कहा, कहने से पहले ये तो देख लिया करो तुम हो कितनी भारी। मेरा हाथ फिसल रहा है तुम्हारी कमर से, ऋतिक ने उसे ऊपर उठाते हुए कहा। हाथों के साथ साथ तुम्हारी नीयत भी फिसलती दिख रही है मुझे, रिया ने कहा। बकवास बंद करो और जल्दी करो, मुझसे अब और नहीं पकड़ा जाएगा। ऋतिक ने इतना बोला ही था कि तभी उसे अपने पाँव के पास कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ और उसकी एक चीख निकल गई। इसी के साथ ऋतिक का संतुलन बिगड़ गया और वो रिया को लेकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी कमर, ऋतिक, मैं तुम्हें जान से अमर डालूंगी। तुम हो किधर? रिया ने अपनी कमर पकड़ गुस्से के साथ आसपास देखते हुए कहा। अरे अपने नीचे देखो बेवकूफ लड़की, अब हटो मेरे ऊपर से। तभी रिया को अपने नीचे से ऋतिक की आवाज आई और वो तुरंत उसके ऊपर से उठ गई। ऋतिक तुरंत खड़ा हो गया और रिया से बोला, सारा वजन लेकर तो मेरे ऊपर गिर गई और तुम्हें अपनी कमर की पड़ी है। तुम हर बार मेरे ऊपर ही क्यों धमकती हो? गलती तुम्हारी है। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपनी इन मसल्स पर, अब क्या हुआ? रिया ने घूरते हुए कहा। मुझे कोई बहस नहीं करनी, अब चलो यहाँ से। जामुन बाद में खाना वरना सुबह हो जाएगी, ऋतिक ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। जामुन तो मैं आज खाकर रहूंगी, फिर चाहे तुम मायावी लोग पहुँचो या नहीं, रिया ने कहा। हाँ तो मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, वरना फिर तुम मुझे ही चिल्लाओगी, ऋतिक ने कहा। तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं, मेरा पास एक उपाय है, रिया ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा। रिया की बात सुन ऋतिक उसे सवालिया नजरों से घूरने लग गया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। इधर रिया उस डाली के नीचे गई और फिर उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हरकतों को देखकर ऋतिक उसे ऐसे देखने लगा मानो किसी पागल को देख रहा हो। उसे तो ये रिया सच में कोई पागल लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि ऋतिक कुछ और इस बारे में सोच पाता, उसने देखा कि अगले ही पल उस डाली से एक जामुन का गुच्छा अपने आप निकलकर रिया के हाथों में गिर गया। अपने सामने का नजारा देखकर ऋतिक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर रिया ने अपनी आंखें खोल ली और चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए ऋतिक को देखने लगी। ये तुमने कैसे किया? ये जामुन और आप कैसे नीचे गिर गए? ऋतिक ने हैरानी में उससे पूछा। मैंने तुमसे कहा था न कि ये पेड़ मायावी हैं। अगर कोई इनसे दिल से इनके फल मांगता है तो ये उसे निराश नहीं करते हैं। ऊपर से मैं तो पहले भी बहुत बार इनके पास आकर इनसे फल मांगती हूँ, तो ये मुझे जानते हैं, रिया ने बड़ी सी स्माइल के साथ जवाब दिया। तो मतलब ये पेड़ सच में मायावी हैं? मुझे यकीन नहीं होता। शायद ये हमारे इतने हिलाने पर पहले ही डाली से अलग हो गए होंगे और अब हवा से नीचे गिर गए, ऋतिक ने नमे अपना सिर हिलाते हुए कहा। भरोसा नहीं है तो तुम भी कोशिश करके देख लो, परी ने जामुन अपने मुंह में भरते हुए ऋतिक से कहा। ठीक है, लेकिन करना क्या है? ऋतिक ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए उससे सवाल किया। जैसा मैंने किया था पहले वैसा करो और मन ही मन कहना, हे मायावी पेड़, ये भिखारी अपनी भूख शांत करने के लिए आपके कुछ फल ग्रहण करना चाहता है।
कृपा करके इस निरुस को कुछ फल प्रदान करे। रिया ने मुंह पर हाथ रखते हुए ऋतिक से कहा। वही उसकी बात सुनकर ऋतिक उसे घूरने लगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ऋतिक ने उसे घूरते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, एक बार कोशिश तो करो, रिया ने गंभीर आवाज में कहा। सोच लेना अगर ये मजाक हुआ हो, ऋतिक ने उसे धमकी दी और फिर वो उसकी बात मानकर वैसा ही करने लगा जैसा कि उसके कहा था। ऋतिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने हाथ फैलाकर वही सब दोहराने लग गया जो रिया ने उससे कहा था। लेकिन उन शब्दों को दोहराने की बाद भी कुछ हलचल नहीं हुई और ऋतिक ने अपनी आंखें खोल ली। ये फल नीचे क्यों नहीं गिरे? एक बार और कोशिश करता हूँ, ऋतिक ने मन ही मन सोचा। इतना कहकर उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली और वही सब दोहराने लगा। लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसे उम्मीद थी। ऋतिक ने अपनी आंखें खोली ही थी कि तभी उसके कानों में रिया की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ऋतिक ने पलटकर पीछे देखा तो पाया कि रिया उसे देखकर हंसे जा रही थी। ऋतिक समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया था और वो खा जाने वाली नजरों से रिया की ओर देखने लगा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 673। ऋतिक को उसका मजाक बनाते देखकर ऋतिक उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा था। हालांकि उसने आगे उससे कुछ नहीं कहा। एक बात तो ऋतिक को भी माननी पड़ेगी कि कुछ ही सेकंड्स में ही ये लड़की किसी का भी दिमाग खराब कर सकती थी। रिया भी मन ही मन ऋतिक पर हंसते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। काफी आगे जाने पर रिया के बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुक गई। क्या अब तुम्हें इस पेड़ के फल भी खाने हैं? उसे रुका हुआ देखकर ऋतिक ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा पेट भर चुका है। मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि हमें इसी पेड़ से होकर मायावी लोक जाना है। रिया ने नमे अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या इस पेड़ के भीतर कोई छिपा हुआ टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगा हुआ है? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। यहाँ टेलीपोर्टेशन डिवाइस नहीं है, यहाँ से एक मायावी रास्ता है जो मायावी लोक जाता है, रिया ने कहा। एक ही बात है, चाहे टेलीपोर्टेशन डिवाइस हो या कुछ और, होना तो टेलीपोर्ट ही है, ऋतिक ने कहा। लेकिन ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह काम नहीं करता है। ये पेड़ मायावी है और हमें मायावी लोक में जाने का रास्ता सामने लाने के लिए इस मायावी पेड़ से इनकी इजाजत मांगनी होगी। रिया ने अपना सिर हिलाते हुए ऋतिक से कहा। क्या तुम फिर से वही मजाक करना चाहते हो? देखो, अगर तुम दोबारा वही करना चाहती हो तो मत करो, वरना मैं तुम्हारा गला दबोच लूंगा, ऋतिक ने उसे धमकी देते हुए कहा। पिछली बार की बेवकूफ़ी वो दोबारा नहीं करने वाला था। मैंने तब भी तुमसे झूठ नहीं कहा था और अब भी मैं सच ही कह रही हूँ। यहाँ कुछ भी करने से पहले यहाँ के रक्षकों की इजाजत मांगनी पड़ती है, रिया ने कहा। अच्छा, तो मेरे कहने पर जामुन मेरे हाथों में क्यों नहीं गिरे थे? ऋतिक ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि एक तो तुम्हें पहले से ही उन पर यकीन नहीं था और ऊपर से तुम्हें जामुन भी नहीं खाने थे। तुम तो बस इन पेड़ों की शक्तियों पर शक कर रहे थे। तो ऐसे में तुम ही सोचो, क्या पेड़ तुम्हें जामुन देते? रिया ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक पर अपना सिर हिलाने लगा। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जल्दी से मायावी लोक का सील खोलो, ऋतिक ने कहा। ओके। इतना कहकर रिया उस विशाल पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। मेरा नाम रिया है और मैं रक्षक वंश की वंशज हूँ। ये मायावी रक्षक, मैं आपने विनती करती हूँ कि कृपा करके हमारे लिए मायावी लोक का प्रवेश द्वार खोल दीजिए।
इतना कहकर रिया ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और अपने हाथ में एक कट लगाकर उसने अपने ब्लड को उस पेड़ के ऊपर फेंक दिया। रिया की हरकतें देखकर ऋतिक उसे ऐसे देखने लगा मानो वो किसी पागल को देख रहा हो। पता नहीं क्यों उसके काका ने इस मुसीबत को उसके साथ भेज दिया। इधर रिया का ब्लड जैसे ही उस पेड़ पर पड़ा, उस पेड़ में अचानक से ही मूवमेंट होने लगी। उसकी डालियां धीरे धीरे अजीब से एंगल में सिकुड़ने लगी मानो वो रिया के ब्लड की पहचान कर रही हो। ये सब क्या हो रहा है? सामने के नज़ारे को देखकर ऋतिक ने शॉक होते हुए रिया से सवाल किया। उसे तो लगा था कि रिया बस मजाक कर रही थी, लेकिन उसका तरीका तो सच में काम कर रहा था। यह मायावी पेड़ मेरे ब्लड को चेक कर रहा है ताकि पक्का कर सके कि मैं रक्षक वंश से ही हूँ। ऐसा करने का एक ही कारण है, ताकि बाहर वाला कोई दुश्मन मायावी लोक में प्रवेश न कर सके, रिया ने उसे बताया। वही उसकी बात सुनकर ऋतिक समझ गया कि यह भी एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता था, जो उन्हीं लोगों को भीतर आने देता था जो उसके दुश्मन नहीं थे। क्या इस पेड़ के अंदर भी एक दिमाग है? ऋतिक ने कुछ सोचते हुए रिया से सवाल किया। तुमने सही कहा, दरअसल ये विशाल मायावी पेड़ ही यहाँ के सभी मायावी पेड़ों को कंट्रोल करता है। यानी बाकी सभी पेड़ों को पोषण यही से मिलता है और उन्हें वो ऊर्जा देता है जिससे कि सारे पेड़ नॉर्मल से अलग एकदम मायावी हो जाते हैं। एक कारण ये भी है कि यहाँ ध्यान लगाना वेस्ट क्यों होता है, क्योंकि यह विशाल पेड़ दोनों ग्रहों के बीच में लगा हुआ है, जो मायावी लोक की साफ और गाढ़ी एनर्जी को पृथ्वी लोक में पहुँचाता है, रिया ने कहा। ओह, अब समझा। ऋतिक को भी उसकी बात समझ आ गई। वो काफी देर से यही सोच रहा था कि भले ही मायावी लोक से किसी ने बीज लाकर यहाँ ये पेड़ लगा दिए हो, लेकिन पृथ्वी ग्रह की एनर्जी ऐसी नहीं थी जो इन्हें पोषक दे सके। अगर ये पेड़ ऐसी साफ एनर्जी निकाल रहे थे तो जरूर ये एनर्जी कहीं और से आ रही होगी। और जैसा ऋतिक ने सोचा था हुआ भी वैसा ही। रिया ने जो बताया था उसमें एकदम सटीक लॉजिक था। इधर ऋतिक अपनी सोच में ही था कि उधर वो पेड़ अजीब एंगल से मूवमेंट किए जा रहा था। अगले ही पल उसके तने का फैलने लगा और उसने से एक सफेद आंखों को चौंधियां देने वाली रोशनी आने लगी। ये रोशनी तो कुछ ज्यादा ही तेज है। ऋतिक ने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और उस पेड़ की ओर देखने लगा, लेकिन तेज रोशनी के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चलो जल्दी अंदर चलो। तभी ऋतिक को रिया की आवाज आई और वो ऐसे ही आगे की ओर आने कदम बढ़ाने लगा। क्या तुम भी मेरे साथ मायावी लोक जाओगी? ऋतिक ने रिया से सवाल किया, लेकिन तभी उसे नोटिस हुआ कि रिया की आवाज नहीं आ रही थी, यानी वो पहले ही दूसरी ओर चली गई थी। ऋतिक ने भी उस सफेद रोशनी के भीतर कदम रख दिया और कदम रखते ही ऋतिक को अचानक से ऐसा महसूस हुआ मानो एक तेज फोर्स उसे अंदर खींच रहा हो। वो उस फोर्स में खींचा चला गया और ऋतिक अगले ही पल उस विशाल पेड़ के सामने से गायब हो गया। ऋतिक के वहां से गायब होते ही वहां का माहौल पहले जैसा हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। इधर जब ऋतिक किसी अनजानी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखा तो वो दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने था एक विशाल जंगल, जिसमें विशाल ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे, जिनके सामने ऋतिक मानो चींटी जैसा लग रहा था। आसपास किसी हाथी से भी बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, जिनके पास विशालकाय मधुमक्खी मंडरा रही थी। वहाँ का वातावरण एकदम शांत था और रंग बिरंगे फूलों और पेड़ों से भरा भरा था। आसमान में उड़ते पक्षी भी काफी ज्यादा अजीब थे। किसी का सिर चीते का था तो किसी का लोमड़ी का। एक शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर को खा रहा था तो एक विशालकाय मकड़ी ने एक हाथी को अपने जाल में फंसाया हुआ था।
सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था और काफी अजीब भी था। ऐसा अद्भुत नज़ारा ऋतिक ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। प्रकृति इतनी सुंदर थी और वहाँ की एनर्जी भी इतनी साफ और पवित्र थी कि किसी का भी दिल वहाँ का होने को कर जाए। तो इसलिए इसे मायावी लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ असलियत से अलग होता है। ऋतिक ने शौक हुए चेहरे के साथ मन ही मन कहा। तभी ऋतिक की नज़र एक बड़े से अजीब से फूल पर पड़ी जिसके पास से काफी अच्छी महक आ रही थी। ऋतिक ने उस महक को सूंघा तो उसके रोम रोम में मानो एक हलचल मच गई हो। उसके कदम अपने आप ही उस फूल की ओर बढ़ने लगे। वो पास से उस फूल की महक को सूंघना चाहता था, लेकिन जैसे ही ऋतिक उस फूल के पास पहुंचा और अपनी नाक उस फूल के पास ले जाने लगा, ऋतिक को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। अलग हट जाओ, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। उस आवाज को सुनकर ऋतिक शौक के मारे फ्रीज हो गया, क्योंकि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस फूल में से आ रही थी। अरे ऐसे लाइन क्या मार रहे हो? ये मैं ही हूँ। मेरा नाम क्यूटी है और तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम? तभी उस फूल से फिर से एक आवाज आई और ऋतिक अपने होश में आ गया। हाय क्यूटी, मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक ने अपना हाथ लहराते हुए उस फूल से कहा। ओह ऋतिक, नाम तो तुम्हारा काफी अच्छा है लेकिन काम तुम्हारे काफी गंदे हैं। ऐसे किसी को छेड़ते शर्म नहीं आती? उस फूल ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। वो एक अजीब सा गुलाबी रंग का फूल था, लेकिन काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। साथ ही उसके पास से एक मनमोहक महक आ रही थी। जब तुम्हारी जैसी क्यूट लड़की सामने हो तो बेशरम बनने में कैसी शर्म। मैं तो तुम्हें देखते ही फिदा हो गया। ऋतिक ने एक आंख मारते हुए कहा। क्या सच में तुम्हें मैं इतनी ज्यादा क्यूट लगी? हैंडसम, तुम भी कुछ कम नहीं हो। बोलो बॉयफ्रेंड बनोगे मेरे? उस फूल ने शर्म से अपनी पत्तियों को सिकोड़ते हुए ऋतिक से कहा और उसकी बात सुनकर ऋतिक के होश उड़ गए। ये फूल तो बड़ी रोमांटिक निकली। गर्लफ्रेंड तो मैं तुम्हें बना लेता, लेकिन मेरा अभी बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं है, ऋतिक ने हंसते हुए कहा और वही उसकी बात सुन वो फूल शर्माने लगी। ऋतिक को इसमें काफी मजा आ रहा था। वो फूल जाने किस प्रजाति की थी, लेकिन उसमें फीलिंग्स एकदम इंसानों वाली थी। ऋतिक काफी देर तक उस फूल से बात करता रहा और फिर उसे लगा कि शायद यहाँ की सभी चीजें ऐसी थी। ऐसा सोच ऋतिक ने एक और फूल से बात करने की कोशिश में कहा, हाय मेरा नाम ऋतिक है, तो मैं क्या तेरे नाम का अचार डालूं? पर इससे पहले कि ऋतिक कुछ भी कर या सोच पाता, एक लड़के की चीज ऋतिक को सुनाई दी। यह आवाज भी उसी फूल से आई थी और ऋतिक ने सोचा नहीं था कि वो ऐसे उस पर चिल्लाएगा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो अपने ऊपर से एक अजीब सी गंध निकालने लगा जिससे अजीब सी महक आ रही थी। अरे पागल, इनसे अलग हट जाओ, ये जहरीली हवा निकाल रहा है। इधर ऋतिक सोच में ही था कि तभी एक हाथ उसे पीछे की ओर खींच लेता है। ऋतिक ने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो पाया कि ये रिया थी। रिया तुम? ऋतिक ने शॉक होते हुए उससे कहा। हाँ मैं, क्यों, तुम उतने शॉक क्यों हो? रिया ने उसे घूरते हुए कहा। ओ ये नालायक लड़की, मेरे बॉयफ्रेंड पर अपनी गंदी नजर मत डाल, समझी, वरना तेरा चूरमा बना दूंगी। रिया ऋतिक से बात कर ही रही थी कि तभी आ क्यूटी फूल ने गुर्राते हुए रिया से कहा, मानो कोई बीवी अपनी सौतन को अपने पति से दूर रख रही हो। इधर उसकी बात सुनकर तो रिया के मुंह से हंसी निकल गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। देख लिया ना चंपा, उस लड़के ने तुम्हें धोखा दे दिया। यहाँ सब दिल फरेबी है सिवाय मेरे। क्यों न तुम अपना नया बॉयफ्रेंड मुझे ही बना हो। तभी उस काले फूल, जिसने ऋतिक को अभी डांटा था, उसने बड़ी आस से क्यूटी की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम चंपा नहीं क्यूटी है।
रही बात तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की, तो तुम देसे कालू से शादी करने से पहले मेरी जान ही चली जाए। क्यूटी ने उस काले फूल से कहा। वही क्यूटी की बात सुनकर उस काले फूल का मूड खराब हो गया और वो सारा दोष ऋतिक को देने लगा। ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है, उसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। हे ऊपर वाले, मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूँ, मुझे बस मुक्ति चाहिए। उस काले फूल ने मूर्छाया हुआ सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम एक नंबर के लुच्चे और आवारा हो। अब ये मुक्ति कौन है जिसे तुम भगवान से इंसानी शिद्दत से मांग रहे हो? क्यूटी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वही उसकी बात सुन काले फूल ने अपना सिर ही पीट लिया। ये लड़कियां चाहे इंसान हो या फूल, उनका आदत हमेशा एक जैसी ही रहती थी। वही इधर ऋतिक और रिया भी दया भरी नजरों से उस काले फूल की ओर देख रहे थे। रिया उस काले फूल के पास गई और उसे अपने नाजुक हाथों से सहलाने लगी। कोई बात नहीं, जब आपका प्यार सच्चा होता है ना, तो भगवान किसी न किसी दिन आपको उससे मिलवा देता है। बस हमें इंतजार करना होता है और किस्मत ने चाहा तो बचपन का खोया प्यार भी वापस लौट आता है। इतना कहकर रिया ने एक गहरी सांस ली और ऋतिक की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी। इस वक्त उसकी नजरों में एक अलग ही भाव था, एक ऐसी फीलिंग जिसे शायद वो सालों से अपने दिल में दबाए हुए थी। तुम कितनी अच्छी हो। इधर किसी को तो उसकी हालत पर उसका साथ देते देखकर वो काला फूल भावुक हो गया और रिया के नाजुक हाथों पर अपनी पत्तियां रगड़ने लगा। क्यों न तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, भाग यहाँ से, तुम इसी लायक हो। इधर उस काले फूल की बात सुनते ही ऋतिक का चेहरा खराब हो गया और वो उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली गई। इधर दूसरी लड़की से भी रिजेक्शन पाकर वो काला फूल तो मानो डिप्रेशन में चला गया और रोने लगा। चलो चलते हैं यहाँ से, पर सतर्क रहना। अब तो तुमने देख ही लिया होगा यहाँ पर क्या माहौल है, इसलिए ध्यान से ही आगे बढ़ना। रिया ने ऋतिक को सावधान करते हुए कहा। ये जगह वाकई में काफी शानदार है, मैंने आज से पहले कभी ऐसी अतरंगी जगह नहीं देखी जहाँ फूल बोलते भी है। ऋतिक ने कहा। उसे सच में काफी बड़ा शौक लगा था। उसे आज से पहले उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसा कुछ भी होता होगा। बोलते हुए फूल उसने पहली बार देखे थे और अब आगे जाने उसे क्या क्या देखना पड़ेगा। पता नहीं इस ग्रह को बनाया किसने लगा, इससे ही पूछता हूँ, ऋतिक ने मन ही मन सोचा। फिर उसने रिया से सवाल किया, वैसे तुमने बताया नहीं कि यह जगह इतनी मायावी है, तो इस ग्रह पर माया फैलाई किसने होगी? इस ग्रह का निर्माण आज से हजारों साल पहले हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि पहले ये ग्रह एकदम उजाड़ और वीरान पड़ा था, लेकिन एक दिन पृथ्वी ग्रह पर किसी और यूनिवर्स से कुछ पावरफुल लोग आए थे जिन्हें माया फैलाना आता था। उन लोगों ने पृथ्वी ग्रह पर कई दशकों तक शासन किया था। उस समय पृथ्वी को मायावी साम्राज्य नाम से जाना जाता था। उस समय बच्चे बच्चे तक जादू करना जानते थे। जादू मानो आम बात थी सबके किए, लेकिन बाद में नागा लोगों ने उनके शासन को मिटा दिया था। रिया ने एक गहरी सांस लेकर ऋतिक को बताया, नागा लोगों ने मायावी लोगों को क्यों मारा और आखिर यह नागा लोग है कौन? ऋतिक ने उससे आगे सवाल किया। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 674। नागा लोग नागों की एक प्रजाति है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। मायावी लोगों ने धरती पर आकर इंसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। वो इंसानों को अपने कैदियों की तरह रखते थे, इसलिए नागा वंश ने उस समय आकर इंसानों की मदद की थी और मायावी लोगों को हराकर धरती को इंसानों के हाथों फिर से सौंप दिया था।
इधर हारने के बाद मायावी लोगों ने अपना अलग लोक बना लिया था, जिसे आज मायावी लोक से जानते हैं। रिया ने ऋतिक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यानी नागा वंश और मायावी लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। तो फिर ऐसे में ये लोग इंसानों को अपने ग्रह पर क्यों आने देते हैं? ऋतिक ने कुछ सोचकर उससे सवाल किया। उसका सोचना भी सही था। अगर इंसानों और नागा वंश के लोगों की मायावी लोगों से दुश्मनी थी, तो फिर आज इंसान मायावी लोक में एंटर कैसे कर रहे थे? दुश्मनी तो थी, लेकिन अब नहीं है। रानी लीला के राज में कोई भी गलत काम नहीं करता है और न इंसानों पर हमला करता है। अगर कोई मायावी इंसान ऐसा करता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रानी लीला एक महान संत की शिष्य रही थी, इसलिए उनका इंसानों के लिए विचार बाकी लोगों की तरह नहीं है। रिया ने कहा, ओह, तो मतलब मायावी लोक पर रानी लीला का राज चलता है? ऋतिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक बार और। तुम जिन सन ऑफ गॉड को जानते हो, उन्हें रानी लीला ने अपनी गोद में खिलाया है। रिया ने ऋतिक को बताया। अच्छा, तो क्या मैं रानी लीला से मिल सकता हूँ? ऋतिक ने उससे सवाल किया। हो सकता था कि उसे रानी लीला ने सन ऑफ गॉड के बारे में कोई जानकारी मिल सके, क्योंकि उसे अपनी पहचान जानने के लिए सन ऑफ गॉड के बारे में जानना जरूरी थी। तुम उनसे नहीं मिल सकते। उनके महल तक जाने का रास्ता काफी लंबा है। वहां पहुंचने में ही हमें कई दिन लग जाएंगे, इसलिए हम जो काम करने आए हैं उसे करके यहाँ से निकलते हैं। रिया ने नमे अपना सिर हिलाते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर ऋतिक का चेहरा निराश हो गया। ठीक है, वैसे ये होली पॉन्ड कहाँ है? ऋतिक ने उससे आगे सवाल किया। पहले हमें मयूरी शहर जाना होगा। वहाँ के अधिपति ही हमें होली पॉन्ड तक ले जाएंगे, रिया ने कहा। ओह, ऋतिक ने बस अपना सिर हिला दिया। काफी देर तक चलते रहने के बाद ऋतिक को सामने एक बस्ती नजर आ रही थी। आसपास के विशाल पेड़ों पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उन घरों को पेड़ों को काटकर और उनके अंदर रास्ता बनाकर तैयार किया गया था। उन्हीं घरों तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। ऐसे ही वहां पर बहुत सारे घर बने हुए थे। साइड में पानी का एक तालाब था। जैसे जैसे ऋतिक आगे बढ़ता गया, उसे लोग भी नजर आने शुरू हो गए। उन लोगों की हाइट इंसानों से थोड़ी छोटी थी। उनका पहनावा भी एकदम इंसानों जैसा ही था, लेकिन उनकी आंखें एकदम अलग थी। उन सभी की आंखों का रंग अलग अलग था। सुंदर सुंदर लड़कियां तालाब से पानी ले जा रही थी। वही कुछ लोगों ने अपने लकड़ी के घरों के सामने दुकानें लगाई हुई थी। हालांकि वे लोग जो चीजें बेच रहे थे वे सभी हवा में तैर रही थी। सामने का नजारा सच में काफी सुंदर लग रहा था। यह एक छोटी सी दुनिया जैसी लग रही थी। ये सच में काफी शानदार है, ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बाद एक गांव है। शहरों में जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है। ऋतिक की बात सुन रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ये इनकी आंखें अलग अलग रंग की क्यों है? ऋतिक ने रिया से सवाल किया। इनकी आंखों का रंग ये दर्शाता है कि किस इंसान के पास कितनी शक्तियां हैं। जिनकी आंखें काली है उसने अभी तक मायावी शक्तियां हासिल नहीं की है। जिनकी भूरे रंग की होती है वो पहले लेवल का मैजिक वॉरियर होता है। जिनकी नीली होती है वो उससे बड़ा। ऐसे ही आंखों के रंग के हिसाब से इनकी रैंक्स चलती है। रिया ने ऋतिक को डिटेल में बताते हुए कहा, यहाँ भी रैंकिंग सिस्टम चलता है। जवाब सुनकर ऋतिक सरप्राइज हो गया। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ भी रैंक्स चलती होंगी। लगता है तुम पहले भी यहाँ आई हो, ऋतिक ने रिया से सवाल किया। हाँ, रिया ने हमें अपना सिर हिला दिया।
इधर जब वहां मौजूद लोगों की नजरें ऋतिक और रिया पर पड़ी तो वे सभी उन्हें नीची नजरों से घूरने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों की आंखें ही काली थी, जिसका मतलब था कि ये मैजिक वॉरियर नहीं थे। ये ग्रह भी वाकई ग्रहों की तरह ही था, जहां पर सिर्फ पावर्स का ही सम्मान किया जाता था। जिसके पास मायावी शक्तियां नहीं थी, उसे लोग नीची नजरों से ही देखते थे। ये तुमने किसी अधिपति के बारे में कहा था, वो हमें कहाँ मिलेगा? वस्ती तो खत्म होने वाली है, ऋतिक ने रिया से कहा। बस थोड़ा आगे ही मैजिक हॉल है, रिया ने जवाब दिया। ये मैजिक हॉल क्या होता है? ऋतिक ने कंफ्यूजन के साथ उससे सवाल किया। मैजिक हॉल हमारे रक्षक दल की तरह ही है। मैजिक हॉल ग्रह की सबसे बड़ी पौवा होती है। इसकी अलग अलग शाखाएं पूरे ग्रह पर फैली हुई है। यह एक स्कूल की तरह भी है जहां लोग मैजिक सीखते हैं। रिया ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। साथ ही मैजिक हॉल यहाँ के लोगों की रक्षा करता है। एक मैजिक हॉल के अंदर में कई सारे शहर आते हैं, रिया ने आगे ऋतिक को बताया। अगर ये लोगों की रक्षा करता है तो इसे किसी बड़े शहर में होना चाहिए था, तो फिर यह एक गांव के पास क्यों बनाया गया है? ऋतिक ने सवाल किया। अगर मैजिक हॉल लोगों को मैजिक सिखाता था और उनकी रक्षा करता था, तो फिर उसे तो किसी ऐसे इलाके में होना चाहिए था जहां भीड़ ज्यादा हो। मैजिक हॉल के यहाँ होने की वजह पृथ्वी ग्रह और मायावी लोक को जोड़ने वाली सील है। अगर गलती से कभी कोई दुश्मन सील के जरिए अंदर घुस आता है तो मैजिक हॉल तुरंत इस मुसीबत से डील करता है। ऋतिक का सवाल सुन रिया ने उसे समझाते हुए कहा। सही कहा, ये बात तो मैं भूल ही गया था। ऋतिक ने भी अपना सिर हिला दिया। इसलिए तो इस मैजिक हॉल में एक अधिपति है, वरना इतने छोटे हॉल में अधिपति नहीं होते हैं। अधिपति को सबसे बड़ी पावर्स में से एक माना जाता है। ऐसी छोटी शाखाओं को किंग्स के अंडर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन सील है, इसलिए अधिपति को यहाँ रखा है। रिया ने उसे डिटेल में बताया, जिसे सुनकर ऋतिक को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि यहाँ पर पावर्स को किस तरह बांटा गया था। तो फिर ये मैजिक हॉल किसने अंडर में आते हैं? यानी इसके पीछे भी तो कोई बड़ी पावर होगी। ऋतिक ने कुछ सोचकर कहा। ये सब मैजिक हॉल शाही दरबार के अंडर में आते हैं और रानी लीला ही इन्हें कमांड देती हैं, रिया ने उसे जवाब दिया। बात करते करते दोनों एक बड़ी सी इमारत के सामने आ गए। इस पर मैजिक हॉल लिखा हुआ था। इमारत सफेद रंग की थी, जिस पर पुरानी कलाकृति बनी हुई थी। दीवारों पर कुछ योद्धाओं की तस्वीरें थी जो उनके बलिदानों को दर्शा रही थी। चलो अंदर चलते हैं, रिया ने ऋतिक से कहा और वो उसके साथ इमारत के अंदर जाने लगी। बाहर कोई गार्ड नहीं था, इसलिए वे दोनों उसके अंदर चले गए। मैजिक हॉल में मेहमानों का स्वागत है। उनके अंदर एंटर करते ही ऋतिक को एक आवाज सुनाई थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। ये कैसी आवाज थी? यह एक माया है जिसे लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर लगाया है, रिया ने उसे बताया। उसके बाद रिया वहाँ पास ही में टेबल के सामने खड़ी एक अटेंडेंट के पास चली गई। अटेंडेंट एक लड़की थी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की की आंखें भूरे रंग की थी, जिसे साफ था कि वो पहले लेवल की मैजिक मास्टर थी। सुनिए, हमें यहाँ के अधिपति से मिलना है, रिया ने उस लड़की से कहा। जी माफ करिए, आम लोग अधिपति से नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या मैं आपका जूनियर मैजिक मास्टर सील देख सकती हूँ? उस लड़की ने रिया से कहा। लड़की ने देखा था कि उन दोनों की आंखें काली थी, इसलिए वो समझ गई कि ये दोनों मैजिक वॉरियर्स नहीं थे। ओह, हमें एडमिशन नहीं कराना है। दरअसल हम पृथ्वी ग्रह से आए हैं और हमें अधिपति से कुछ जरूरी काम है, रिया ने उस लड़की से कहा।
वही रिया की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ओह, आप इंतजार करिए, मैं अभी किसी सीनियर को इस बारे में इन्फॉर्म करती हूँ, उस लड़की ने कहा और वो तुरंत वहाँ से एक और चली गई। ये जूनियर मैजिक मास्टर सील क्या होती है? ऋतिक ने रिया से पूछा। ये बस एक पहचान होती है जिसके साथ ही कोई आम इंसान यहाँ एडमिशन ले सकता है। यहाँ एडमिशन डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए पहले एक इंसान को किसी असली मैजिक मास्टर का शिष्य बनना पड़ता है। ऐसा होते ही उस इंसान को एक जूनियर मैजिक मास्टर की सील दी जाती है जिससे वो यहाँ आ सकता है। रिया ने उसे समझाते हुए कहा। ओह, तो ये असली मैजिक मास्टर कैसे बनते हैं? ऋतिक ने सवाल किया। उस इंसान को पहले जूनियर मैजिक मास्टर बनना पड़ता है, जिसके बाद वो या तो मैजिक हॉल में प्रैक्टिस करके मैजिक मास्टर का एग्जाम दे सकता है या स्वयं से प्रैक्टिस करके यहाँ एग्जाम दे सकता है। मेरे हिसाब से मैजिक हॉल में एडमिशन लेकर ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि इससे फ्री के रिसोर्सेज मिलते रहते हैं। रिया ने ऋतिक के सवाल का जवाब दिया। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की अपने साथ एक आदमी को लेकर आ गई। उस आदमी की उम्र लगभग 30 साल थी। क्या मैं आप दोनों का नाम जान सकता हूँ? उस आदमी ने आते ही उन दोनों से सवाल किया। मेरा नाम ऋतिक अलावत है और ये मेरी दोस्त रिया अलावत है। ऋतिक ने उस आदमी के सवाल का जवाब दिया। ओह, प्लीज आप दोनों मेरे साथ आइए, हमें आपका लेवल चेक करना है। माफ कीजिए, ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हमें बाहर आए लोगों की एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। उस आदमी ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ऋतिक ने भी हमें अपना सिर हिला दिया। उसके बाद वो आदमी रिया और ऋतिक को लेकर एक मशीन के सामने आ गया। मशीन एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह थी जिसमें एक इंसान आ सकता था। प्लीज एक एक करके आप मशीन में जाइए, उस आदमी ने ऋतिक और रिया से कहा। पहले मैं जाती हूँ, रिया ने तुरंत कहा और आगे की ओर जाने लगी। उसने पहले भी यहाँ अपना लेवल चेक किया था, इसलिए उसे पता था कि कैसे कैसे क्या करना था। बालाजी यहाँ करना कुछ नहीं था। एक बार मशीन में जाने के बाद मशीन अपने आप किसी का भी लेवल बाहर लगी दीवार पर बता देती थी। रिया के अंदर जाते ही मशीन का दरवाजा बंद हो गया और तभी एक आवाज आई, जांच की जा रही है। इसी के साथ मशीन के अंदर से तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनियां बाहर आने लगी। कुछ देर बाद ही मशीन नॉर्मल हो गई और दीवार पर लिखा आया, रिया अलावत, उम्र 18 साल, लेवल स्टार लेवल, रेस इंसान, पृथ्वी ग्रह। स्टार लेवल, मुझे तो लगा था कि पृथ्वी ग्रह पर लोग पावरफुल होते होंगे, लेकिन ये तो बस छोटे कीड़े हैं। जानकारी पढ़कर उस आदमी ने अपना मुंह बना लिया और रिया की जानकारी को नोट करने लगा। दरअसल भले ही इंसानों और मायावी लोगों में दोस्ती हो गई थी, पर ये सिर्फ बाहरी तौर पर था। अंदर के लोग अभी भी आपस में नफरत करते थे। वो तो रानी लीला के ऑर्डर्स की वजह से था, वरना ये लोग पृथ्वी पर हमला भी कर सकते थे। वही रिया की जानकारी देखकर ऋतिक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जिस तरह रिया की जानकारी सामने आई थी, उस हिसाब से ऋतिक भी जान सकता था कि वो किस ग्रह पर पैदा हुआ था और कहीं वो एलियन तो नहीं था। मशीन का दरवाजा ओपन हुआ और रिया बाहर आ गई। फिर उसने अपनी जानकारी देखी और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आप इतना खुश क्यों हो रही हो मैम? भले ही आप स्टार लेवल पर हो, लेकिन इसे हमारे ग्रह पर सबसे लो लेवल माना जाता है। तभी उस अटेंटेड लड़की ने रिया से कहा। ये साफ था कि उसकी नजरों में इंसान कुछ नहीं थे। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम इंसान कमजोर है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दो दो हाथ हो जाए। उस लड़की की बात सुन रिया का चेहरा गुस्से से भर गया और वो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गई।
इना इस तरह मेहमानों का मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन इससे पहले कि रिया कुछ कहती, उस आदमी ने अटेंडेंट लड़की को चुप करा दिया। दरअसल एना उसी आदमी की शिष्य थी और वो चुप हो गई। रिया भी जानती थी कि यहाँ पर कुछ भी बवाल करना सही नहीं था, इसलिए वो भी चुप हो गई। लेकिन मन ही मन उस लड़की को गालियाँ देने लगी। सर प्लीज। उसके बाद उस आदमी ने ऋतिक से कहा। हालांकि उसे पता था कि ऋतिक भी शायद स्टार लेवल का ही होगा, क्योंकि ऋतिक के पास से एक कमजोर आभा आती हुई महसूस हो रही थी। ठीक है, उस आदमी की बात सुनकर ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मशीन के अंदर जाने लगी। उसके अंदर जाते ही मशीन फिर से तेज रोशनियों में चमकने लगी। हालांकि इस बार मशीन काफी देर तक चमकती रही और कुछ देर बाद नॉर्मल हो गई। उसके बाद ऋतिक की जानकारी भी दीवार पर आ गई। ऋतिक जैसे ही मशीन से बाहर आया तो उसने तुरंत दीवार की तरफ देखा, जिसे देखकर वो सरप्राइज रह गया। ऋतिक अलाहावत, उम्र 22 साल, लेवल कुछ नहीं, रेस इंसान, पृथ्वी ग्रह। मैं एक इंसान हूँ, ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। साथ ही वो काफी खुश भी था कि वो एक इंसान था और उसका जन्म पृथ्वी ग्रह पर ही हुआ था। इसका मतलब ये था कि सन ऑफ गॉड को वो पृथ्वी ग्रह पर ही मिला था और वो पैदा भी वही हुआ था। क्या अब आप अधिपति को बुला सकते हैं? ऋतिक ने उस आदमी से सवाल किया। जी नहीं, अधिपति केवल उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो कम से कम एक मैजिक किंग वॉरियर होते हैं। फालतू कामों के लिए अधिपति जी के पास टाइम नहीं है, उस आदमी ने ऋतिक से कहा। इस बार उसकी टोन ही बदल गई थी। पहले जो इतने प्यार से बोल रहा था, ऋतिक का लेवल देखकर उसने अपना सिर हिला दिया। दरअसल गॉड यूनिवर्स में जितने भी ग्रह थे उनमें जो टॉप लेवल्स होते थे वो संत लेवल से स्टार्ट होते थे। जैसे डेविल यूनिवर्स में संत के बाद गॉड लेवल आता था, वैसे ही हंटर प्लेनेट पर संत हंटर के बाद गॉड हंटर आता था। मायावी लोक में भी किंग के बाद अधिपति, फिर संत। संत ही यहाँ सबसे टॉप माना जाता था, जिसके बाद गॉड लेवल के लिए उन्हें दूसरे ग्रहों पर जाना होता था। किंग से नीचे के जितने भी लेवल्स होते थे वो हर ग्रह पर अलग अलग होते थे। जैसे डेविल यूनिवर्स में रैंक 5 वॉरियर्स थे, लेकिन यहाँ उसे स्टार लेवल कहते थे। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में, एपिसोड 675। हम भी यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, हमें यहाँ के अधिपति से कुछ जरूरी काम है, इसलिए प्लीज आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर ऋतिक थोड़ा नाराज तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने शांति के साथ कहा। रही बात दीवार पर आए उसके लेवल की, तो वो मशीन केवल लो लेवल की मशीन थी। ऋतिक की पावर्स मशीन के आंकड़ों से भी परे थी। देखिए सिर में फिर आपसे कह रहा हूँ, अधिपति जी से सिर्फ वही मिल सकते हैं जो एक किंग मैजिक वॉरियर हो या उसके पास इनविटेशन लेटर हो, लेकिन आपकी तो पावर्स भी लिमिटेड हैं। उस आदमी ने रुखी आवाज में ऋतिक से कहा। उसकी नज़र में तो ये दोनों बस तमाशा खड़ा करने वाले लग रहे थे। ऐसे बहुत से लोग आते थे जो अधिपति से मिलने की रिक्वेस्ट करते थे ताकि अधिपति को अपना टीचर बनकर अपनी किस्मत आजमा सके। उसे भी ये दोनों ऐसे ही लोग लग रहे थे, वरना अगर इन दोनों को कोई जरूरी काम ही था तो अधिपति ने स्वयं उन्हें इनविटेशन लेटर दिया होता। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सुनो अधेड़ उम्र के आदमी, मेरे वंश का सीधा सीधा कनेक्शन रानी लीला से है और अगर मैंने उनसे तुम्हारी शिकायत की तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिया को उनकी बात सुनकर पहले ही गुस्सा आ गया था और इस बार उस आदमी की बात सुनने के बाद वो लड़ने के लिए कूद पड़ी। हा, क्या मजाक है? तुम कह रही हो कि तुम्हारे वंश का कनेक्शन रानी लीला से है?
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे वंश का नाम क्या है? रिया की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए रिया की ओर देखा और सवाल किया, हम रक्षक वंश से हैं और शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारे वंश हेड कौन है, और जब उन्हें पता चलेगा कि मायावी लोक में उनके वंशजों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तो वो तुम्हारे मायावी लोक का क्या हाल करेंगे। मुझे लगता है कि इस ग्रह को तबाह करने में उन्हें अपने दोनों हाथों का यूज भी नहीं करना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। रिया ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए उस आदमी की ओर घूरते हुए कहा। रिया की बात सुन ऋतिक भी सरप्राइज रह गया। ये लड़की थी तो बड़ी हिम्मती। रक्षक वंश। वही रिया की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए, लेकिन फिर जल्द ही नॉर्मल हो गए। तो क्या हुआ अगर तुम रक्षक वंश से हो? रक्षक वंश इतना बड़ा है कि उसमें हजारों एक्सपर्ट्स हैं। अब तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए तो रक्षक वंश हमसे दुश्मनी मोल नहीं लेगा। उस अटेंडेंट लड़की ने भी रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि बातों से बात बन जाएगी, लेकिन अब लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऋतिक ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ऋतिक की धमकी उस आदमी का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया और उसके अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। इसी के साथ उसने ऋतिक पर हमला कर दिया। वो इन दो बेवकूफों को सबक सिखाना चाहता था ताकि आगे से ऐसे लोग अपना मुंह उठाकर मैजिक हॉल में न आ जाए और अजीब अजीब डिमांड करने लगें। ऋतिक को लगा नहीं था कि वो आदमी इतनी जल्दी मूव कर देगा। वो तो बस कोशिश कर रहा था। उसके कहने का मतलब था कि वो अब अधिपति से मिलने के लिए कुछ अलग तरकीब लगाएगा, लेकिन ये सामने वाला तो उस पर हमला करने के लिए रेडी हो गया। अब जब वो हमला कर रहा था तो रिया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अभी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और उस अटेंटेड लड़की की ओर जाने लगी। इधर उन दोनों में फाइट शुरू हुई और इधर उस आदमी की स्वॉर्ड ऋतिक के करीब आ रही थी। उसकी स्वॉर्ड में एक लचीलापन था, मानो वो एक पल में कहीं से भी वार कर सकती थी। साथ ही उसकी स्पीड तेज थी, लेकिन इससे पहले कि वो स्वॉर्ड ऋतिक के शरीर पर लग पाती, ऋतिक ने अपनी 2 उंगलियां उठाई और स्वॉर्ड को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। यह सामने का नजारा देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था सामने वाला एक नॉर्मल वॉरियर भी नहीं था, फिर भी उसने उसकी पावरफुल स्वॉर्ड को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस आदमी के शौक में ही कहा और अपनी स्वॉर्ड को वापस खींचने लगा। लेकिन चाहे उसने कितना भी फोर्स लगाया, उसकी स्वॉर्ड हिल तक नहीं रही थी। वही वो अटेंडेंट लड़की रिया पर भारी पड़ रही थी। उस मैजिकल पावर्स के सामने रिया टिक नहीं पा रही थी। दरअसल उस लड़की की स्वॉर्ड सामने से वार नहीं कर रही थी, बल्कि उसने एक हरे अजगर का रूप ले लिया था, जो हवा में गायब होकर हर तरफ से रिया पर हमला कर रहा था। जब जब रिया अपनी तेज रिएक्शन के साथ अजगर का सिर काट देती थी, वो हरे रंग की धूल में बिखर जाता था और फिर से उस पर हमला कर देता था। इधर उस अटेंडेंट लड़की को भी सांस लेने का मौका मिला और उसकी नज़र अपने टीचर पर पड़ी, जिसके अगले ही पल शॉक के मारे वो फ्रीज हो गई। उसने देखा कि उसके टीचर की पावरफुल स्वॉर्ड को सामने वाले लड़के ने अपनी 2 उंगलियों से पकड़ रखा था और उसके टीचर किसी बच्चे की तरह सामने वाले के हाथों से स्वॉर्ड छीन रहे थे, मानो कोई बच्चा बड़े के हाथों से लॉलीपॉप छीनता था। वो शॉक रह गई थी, जिसका असर उसके मैजिक पर हुआ, जो पल भर के लिए गायब हो गया। उन्हीं पलों का फायदा उठाकर रिया ने तुरंत उस लड़की पर वार कर दिया। अचानक से हुए हमले से उस लड़की को मूव करने का समय नहीं मिला और वो पीछे की दीवार से जाकर टकरा गई। वार खाने के बाद भी उसका शॉक कम नहीं हुआ था और वो उन दोनों की ओर ही देख रही थी।
उसे हमेशा लगता था कि उसके टीचर पावरफुल थे, लेकिन आज उनके टीचर किसी रोते भिखारी से कम नहीं लग रहे थे। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इधर उस लड़की को उड़ाने के बाद रिया अपनी स्वॉर्ड हवा में ऐसे घूमने लगी मानो उसने जंग का मैदान फतह कर लिया हो। छोड़ो मेरी स्वॉर्ड। इधर उस आदमी ने पूरी कोशिश की अपनी स्वॉर्ड ऋतिक के हाथों से अलग करने की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहो। ऋतिक ने उस पर व्यंग करते हुए कहा। तुम। ऋतिक की बात सुन वो आदमी गुस्सा हो गया और वो तुरंत अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि एक मैजिक वॉरियर्स ज्यादातर फाइट्स में अपनी फिजिकल पावर का भी इस्तेमाल करता था, क्योंकि आम वॉरियर्स के मुकाबले उनकी मैजिक स्किल्स ज्यादा एनर्जी खाती थी। इधर जैसे ही उसने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया, ऋतिक ने देखा कि जिस स्वॉर्ड को उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था, वो अगले ही पल एक काले सांप के बदल गई, जिसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। वो काला सांप तुरंत ऋतिक के हाथों से लिपट गया और उसने उसके हाथ जकड़ लिए। इससे पहले कि ऋतिक कोई रिएक्ट कर पाता, उस सांप ने ऋतिक के हाथ पर काट लिया। हाहा, यह मत सोचना कि यह माया से बना एक सांप है तो इसका जहर तुम पर काम नहीं करेगा। हम अपनी मायावी एनर्जी से जहर भी बना सकते हैं, तो पृथ्वी पर मिलने वाले जहरों से भी कई गुना जहरीला होता है। उस आदमी ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। उसे पता था कि एक बार उस सांप ने ऋतिक को काट लिया तो ऋतिक उससे बच नहीं पाएगा। मैजिक किंग वॉरियर्स को भी इस जहर से बचने के लिए अपने साथ इसके एंटीडोट रखने पड़ते थे। जब किंग ही नहीं बच पाते तो ये क्या बचेगा। लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि वो सांप अचानक से कांपने लगा मानो उसे बिजली का शॉक लगा हो, और फिर वो काली धूल बनकर हवा में ही कहीं गायब हो गया। इस नज़ारे को देखकर वो आदमी शॉक्ड रह गया और ऋतिक को ऐसे देखने लगा मानो कोई भूत हो। तत् तुम आखिर हो कौन? उस आदमी ने कांपते हुए ऋतिक से सवाल किया। वो समझ गया था कि जिस इंसान पर उसके सबसे पावरफुल जहरीले सांप का जहर भी काम नहीं कर रहा था, वो कोई मामूली आदमी तो नहीं होगा। जहाँ तक उसका मानना था, सामने वाला जरूर किंग लेवल से ऊपर का होगा। अब जब मशीन भी उसकी पावर्स का पता नहीं लगा पा रही थी, तो वो जरूर कोई बड़ा एक्सपर्ट होगा। उसने सुना तो था कि बड़े बड़े पावरफुल एक्सपर्ट्स अपनी पहचान लोगों से छिपा कर रखते, लेकिन आज उसने देख भी किया। जरूर सामने वाला कोई बड़ा एक्सपर्ट होगा, लेकिन अगर वो एक एक्सपर्ट था तो वो उसे अपनी असली पहचान भी तो बता सकता था, जिसके बाद वो तुरंत उसे अपने अधिपति के पास ले जाता। क्या तुम अब भी मुझसे ये सवाल करने की हिम्मत करते हो? ऋतिक ने उसे घूरा। वो भी समझ गया था कि सामने वाला उसे शायद कोई एक्सपर्ट समझ रहा था, और फिर वो था भी तो एक एक्सपर्ट। एक्सपर्ट भी उसके लिए छोटा था, वो वास्तव में एक गॉड था। मुझे कर दीजिए सीनियर, मैं अभी अधिपति को आपकी खबर देता हूँ, उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो बेकार ही मरना नहीं चाहता था। अगर सामने वाला दुश्मन भी हुआ तो अधिपति ही उसे संभाल लेंगे, लेकिन अगर वो मर गया और सामने वाला भी दोस्त निकला तो भी कौन उसके जैसे एक कमजोर की परवाह करेगा। इससे अच्छा तो मामले को अधिपति के हाथों में दे दिया जाए। ठीक है, ऋतिक ने भी अपना हाथ हिला दिया और वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। इधर वो लड़की भी अपने शौक से बाहर आ गई थी और वो ऋतिक और रिया को ऐसे देख रही थी मानो दो भूतों को देख लिया हो। सामने वाले ने उसके टीचर को ऐसा डरा दिया था, जिससे साफ था कि ये दोनों नॉर्मल नहीं थे। शौक तो रिया भी थी ऋतिक की पावर को देखकर, हालांकि उसे किसी ने ऋतिक की पावर के बारे में बताया नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि ऋतिक की पावर एक अलग ही लेवल पर थी। इधर कुछ ही समय में वो आदमी भी वापस आ गया। उसके साथ ही 4 लोग और थे जिनके पास से एक पावरफुल आभा आती महसूस हो रही थी।
ये साफ था कि उनमें से 3 किंग मैजिक वॉरियर्स थे और जो बीच में खड़ा था वो उनका अधिपति था। अधिपति देखने में एक अधेड़ उम्र का आदमी था, पर उसकी आंखें किसी वाज की तरह पैनी थी। उसकी पावर ऐसी थी मानो वो किसी को भी एक झटके में जान से मार सकता था। उसका रुआब भी किसी राजा के जैसा था और उसका सिर पर एक ताज था। यही है वो दोनों जो यहाँ तलाशा खड़ा कर रहे थे। आते से ही उस आदमी की चाल ही बदल गई और उसने गुस्से में ऋतिक की ओर देखते हुए कहा, अभी जो इतना भोला बन रहा था, अपने अधिपति के सामने उसका बर्ताव ही बदल गया था। तीनों किंग्स ने ऋतिक को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और उनके माथे पर शिकन आ गई। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि सामने वाला एक नॉर्मल इंसान था। लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैजिक हॉल में आकर तमाशा खड़ा करने का क्या अंजाम होता है? एक किंग मैजिक वॉरियर ने ऋतिक को घूरते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे और कुछ कह पाता, अचानक से उनका अधिपति सामने आ गया और उसने अपना ताज उतारकर तुरंत ऋतिक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गॉड वॉरियर ऋतिक का अधिपति सारंग का प्रणाम। और बस इसके बाद सभी के सभी किंग और वो आदमी वहीं पर जम गए। उनकी आंखें शौक में ऋतिक को ऐसे देख रही थी मानो उन्होंने अपने सामने मौत के देवता को देख लिया हो। उनके हाथ डर से कांप रहे थे। जिस किंग ने ऋतिक को धमकी दी थी, वो तो बेचारा रोने को तैयार था। उसके सामने एक गॉड खड़ा था और वो उसे ही ऐसी धमकियां दे रहा था। इधर वो अटेंडेंट लड़की जो पहले से ही शॉक में थी, इस शॉक को न झेल पाई और मौके पर ही बेहोश हो गई। रिया भी शॉक में कभी ऋतिक को देख रही थी तो कभी सामने सिर झुकाए अधिपति को। सब कुछ एक पल के लिए ऐसे शांत हो गया मानो किसी की मौत का मातम मना रहे हो। था तो ऋतिक भी शॉक में, लेकिन वो जानता था कि अगर अधिपति को उसकी पहचान पता थी तो शायद उसे उसके यहाँ आने का कारण भी पता होगा। इसलिए उसने गहरी सांस ली। अब उसका काम आराम से पूरा हो सकता था। इधर वो आदमी तो लगभग जमीन पर गिर ही गया। वो एक गॉड वॉरियर से लड़ रहा था। उस वॉरियर से जो चाहे तो कुछ पलों में ही उनके पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। ऋतिक की पावर का सामना तो उनके ग्रह की सबसे पावरफुल एक्सपर्ट रानी लीला भी नहीं कर सकती थी। अरे सामना क्या, ऐसे गॉड वॉरियर्स से दोस्ती तो रानी लीला के लिए भी उनकी अच्छी किस्मत मानी जाएगी। अधिपति सारंग, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? सभी की चुप्पी को तोड़ते हुए आखिरकार ऋतिक ने अधिपति सारंग से कहा, जी जरूर, प्लीज इस तरफ। अधिपति सारंग ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और ऋतिक को एक और आने का इशारा किया। ऋतिक और रिया अधिपति सारंग के पीछे पीछे एक हॉल में आ गए, जहां आकर अधिपति ने अपने चारों ओर एक सील लगा दी, जिससे कि कोई भी उनकी बातों को न सुन सके। अपने जूनियर्स के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने ही उन्हें ढील दे रखी है, इसलिए वो इतने घमंडी हो गए हैं। अधिपति सारंग ने ऋतिक से सम्मानपूर्वक से कहा। कोई बात नहीं। ऋतिक ने भी अपना सिर हिला दिया। वैसे भी उसे उनसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे गॉड हंटर विहान से खबर मिली थी कि आप यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमने पहले ही सारी तैयारी कर दी है। तो क्या आप तैयार हैं? अधिपति सारंग ने कहा। जी, मुझे जल्द से जल्द ये काम निपटाकर वापस भी निकलना है। ऋतिक ने भी अपना सिर हिला दिया। ऋतिक, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन अधिपति सारंग भी हमारी तरह एक इंसान है। तभी रिया ने ऋतिक से कहा, जिसे सुनकर ऋतिक सरप्राइज रह गया। उसने सरप्राइज में अधिपति सारंग की ओर देखा और अधिपति सारंग ने भी हमें अपना सिर हिला दिया। दरअसल मेरी माँ एक मैजिक मास्टर थी और मेरे पिता एक इंसान थे। मेरे पिता को काफी समय से लगता था कि पृथ्वी के अलावा भी एक अलग डायमेंशन है।
उसके बाद उन्होंने काफी रिसर्च की थी और एक दिन वो इस डायमेंशन यानी मायावी लोक में आ गए। ऐसा भी कह सकते हो कि मेरे पिता ने ही इस मायावी ग्रह से पृथ्वी ग्रह तक जाने का एक रास्ता बनाया था। अधिपति सारंग ने ऋतिक को डिटेल में बताते हुए कहा। ओह, और इसी बीच आपके पिता को अपनी मां से प्यार हो गया। काफी दिलचस्प रही होगी ये लव स्टोरी, ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।